हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे अपने एमसीक्यू सीरीज़ जिसमें हम 200 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम 201 से स्टार्ट करेंगे। आज हम शेयर कैपिटल से रिलेटेड जो पीवाईक्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following represent the legal ceiling of capital specified in a company memorandum of association? कि हमारे कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो मैक्सिमम कैपिटल होती है जिसको हम अपनी पूरी लाइफ टाइम में इशू कर सकती है एक कंपनी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, इशूड कैपिटल या ऑथराइज्ड कैपिटल। तो आंसर तो आप सबने देख ही लिया होगा, उसको हम बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है। ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो मैक्सिमम लीगल लिमिट होती है किसी भी शेयर कैपिटल की, जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है इशू करने के लिए, और उससे बियॉन्ड जाके वो रजिस्टर्ड मतलब कि उससे बियॉन्ड जाके वो शेयर कैपिटल को इशू नहीं कर सकती है। अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर बियॉन्ड द लिमिट विदाउट अल्टरिंग इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसको अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्ट्रेशन करना पड़ता है अगर उसको इसमें चेंजेस करने हैं तो। कुछ एक इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि ऑथोराइज्ड कैपिटल इज स्टेटेड इन द कैपिटल क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मैंने आपको 11th क्लास के जो टॉपिक करवा रखे हैं उसमें डिफरेंट क्लॉज 5 क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में बता रखा है, जिसमें से एक है कैपिटल क्लॉज। तो ये कह रहा है कि ऑथोराइज्ड कैपिटल हमारी स्टेट होती है कैपिटल क्लॉज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। इसको हम नॉमिनल कैपिटल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल के ये दो नाम और हैं। स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन दिस कैपिटल वैल्यू। जो हमारी स्टैम्प ड्यूटी है या रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो इसी वैल्यू के बेस पे चार्ज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ the portion of uncalled share capital which is reserved to be called up only in the event of liquidation is known as। कि सिर्फ लिक्विडेशन के टाइम पे जो मंगवाई जाएगी उस कैपिटल को हम क्या बोलते हैं? तो दो टर्म है, एक कैपिटल रिजर्व, एक रिजर्व कैपिटल। बहुत ही डिफरेंट बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है एग्ज़ाम में भी। तो कैपिटल रिजर्व होता है कि ऐसे रिजर्व जो हम कैपिटल प्रॉफिट में से क्रिएट करते हैं वो होते हैं हमारे कैपिटल रिजर्व। और रिजर्व कैपिटल कौन सी होती है? जो कैपिटल हमने रिजर्व करके रखी है, मतलब कि जब हम कंपनी लिक्विडेट होगी उसी टाइम पे हम उस पैसे को कॉल्ड अप करेंगे। तो इसका आंसर होगा रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल इज़ द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, जैसे कि हमारी अथोराइज्ड कैपिटल होती है, उसके बाद सब्सक्राइब्ड अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है। सब्सक्राइब में भी कॉल्ड अप, अनकॉल्ड अप, जैसे कॉल्ड अप, अनकॉल्ड अप। कॉल्ड अप में भी पेड एंड अनपेड होती है। ठीक है, तो इस तरीके से होती है। तो ये अनकॉल्ड अप होती है, ये पार्ट होती है अनकॉल्ड अप कैपिटल का। कौन सी कैपिटल? रिजर्व कैपिटल। वाई स्पेशल नॉट टू कॉल अप एक्सेप्ट इन इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप के टाइम पे ही हम इसको कॉल्ड करते हैं। ठीक है। गवर्न बाय सेक्शन 65 ऑफ द कंपनी एक्ट। जो ये रिजर्व कैपिटल है ये 65 सेक्शन के अंडर गवर्न की जाती है। रिक्वायर स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय शेयर होल्डर। तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत होती है शेयर होल्डर्स को ये इसको करने के लिए। इट कैन नॉट बी चार्ज और कंट्रोलाइज फॉर लोन ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन। नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान लोन की तरह उस तरीके से हम इसको नहीं मंगवाते हैं। तो रिजर्व कैपिटल है वो कौन से सेक्शन में है? हमारी 65, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्रेजेंटेशन ऑर्डर ऑफ शेयर कैपिटल इन कॉर्पोरेट बैलेंस शीट। तो हमारा क्या होता है? सबसे पहले हमारी सब्सक्राइब कैपिटल तो नहीं होगी ना, सबसे पहले जितनी कैपिटल हम इशू कर सकते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल होती है सबसे बड़ी। उसके बाद हम इशू करते हैं कैपिटल को, इशूड एंड अनइशूड। अब मान लो 10,000 शेयर है ऑथोराइज्ड, उसमें से हमने 1,000 इशू कर दिए, 9,000 अभी इशू नहीं किए, तो इशूड और अनइशूड। उसके बाद 1,000 में से लोगों ने कितने सब्सक्राइब किए और कितने अनसब्सक्राइब रहे, तो ये सीक्वेंस बनेगी ऑथोराइज्ड, इशूज एंड सब्सक्राइब। अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, the notes to account must present the share capital in the hierarchical order of authorized, issue and then subscribe capital। तो ये हमारा शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं कंपनी एक्ट में। तो ये कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग, इसमें पार्ट भी होता है, जैसे कि शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं बैलेंस शीट, और शेड्यूल 3 पार्ट 2 के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं P&L। ठीक है। Schedule 3 of the Company Act govern corporate balance sheet format।
Authorized and issued capital are shown for information purpose and not added to the balance sheet total. ये हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में सिर्फ शो करने के पर्पज़ से, इसका टोटल नहीं होता है क्योंकि हमने पूरी नहीं इशू करते हैं उस टाइम पे। ऑन द सब्सक्राइब कैपिटल वैल्यू इज़ कैरीड टू द फेस वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट। सब्सक्राइब कैपिटल ही फेस वैल्यू होती है बैलेंस शीट की, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, shareholder actually financial investment in the company's equity capital balance is reflected by। शेयर होल्डर का एक्चुअली फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो कंपनी में इक्विटी कैपिटल के रूप में दिखाई जाती है वो कौन सी होती है, तो वो वही पैसा तो होगा जो उन्होंने इन्वेस्ट किया शेयर होल्डर ने। शेयर होल्डर कौन सा पैसा करते हैं कि जो पेड अप है, जो उन्होंने पे कर दिया है। Paid up capital represent the portion of called up capital that shareholder actually deposit or paid into the company। कोल्ड अप, मान लो कंपनी ने 10 रुपये का एक शेयर था और कंपनी ने सिर्फ 5 रुपये ही कोल्ड अप किए हैं और इसमें से हमें 3 रुपये हैं जो शेयर होल्डर ने पे किए, तो सिर्फ यही इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। सिर्फ जो 2 रुपये अभी पेड नहीं किए हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ये अनपेड या फिर कॉल इन एरियर माना जाएगा, ठीक है। पेड अप कैपिटल इज इक्वल टू कोल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल इन एरियर। ये हमारी कोल्ड अप कैपिटल थी 5 रुपीज़, इसमें से ये एरियर को माइनस कर देंगे तो ये हमारी पेड अप कैपिटल बच जाती है। फर्स्ट पॉइंट इज दिस, इट इज़ द फाइनल अमाउंट डेट फॉर्म अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड टोटल। यही वो अमाउंट होता है जो शेयर होल्डर फंड में दिखाया जाता है क्योंकि पेड अप ही उतना होता है। डिविडेंड आर पेड एज अ परसेंटेज ऑफ पेड अप कैपिटल अनलेस द आर्टिकल स्टेट अदरवाइज। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ और दे रखा है रूल या पॉलिसी तो उसके अकॉर्डिंग नहीं, तो पेड अप कैपिटल के अकॉर्डिंग दिया जाता है कि जितने हमने पैसे दिए हैं उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट शेयर किया जाता है। Next question is, if a shareholder pay money before the company make an official demand where it is to be credited। अगर कंपनी ने भी कॉल नहीं किया अमाउंट, मैंने बताया था ना कि कंपनी ने मान लो 10 रुपये का शेयर था, 5 रुपये ही कॉल किए, अभी कॉल नहीं किया अमाउंट फिर भी हमने पे कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे, कॉल इन एडवांस बोलेंगे कि एडवांस में पे कर दिया है। एनी अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर प्रियर टू ऑफिशियल कॉल नोटिस इज क्रेडिटेड टू कॉल इन एडवांस अकाउंट विच इज ट्रीटेड एज अ करंट लाइबिलिटी। जिसको क्या ट्रीट किया जाता है, करंट लाइबिलिटी ट्रीट किया जाता है, ठीक है। कंपनी की तरफ से हम कंपनी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं ना। कॉल इन एडवांस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल अनटिल द एक्चुअल कॉल इज मेड। इसको शेयर कैपिटल का पार्ट ट्रीट नहीं करते हैं जब तक एक्चुअल में कॉल नहीं की जाती। इट इज़ शोन अंडर द करंट लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट। नो वोटिंग राइट अटैच टू द अमाउंट पेड इन कॉल इन एडवांस। इसमें ना तो वोटिंग राइट इंक्लूड होता है ना इसमें मतलब कि ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ शेयर होल्डर। वो एडवांस में दे दिया है, वो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है उनको देने का, ठीक है। और इसको हम करंट लाइबिलिटी में दिखाते हैं कॉल इन एडवांस को। According to Table F of the Companies Act, what is the maximum rate of interest allowed in call in advance? देखो दो होते हैं, एक कॉल इन एरियर और एक होता है कॉल इन एडवांस। जो पहले जो रेट होते थे वो कॉल इन एरियर का पहले 5% होता था और एडवांस का 6%। अब चेंज करके कॉल इन एरियर का रेट हो गया 10% और कॉल इन एडवांस का हो गया 12%। तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा कि 12% है, ठीक है। तो टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 डिक्टेट्स द कंपनी आर्टिकल साइलेंट द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल इन कॉल इन एडवांस इज 12%। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस इज चार्ज अगेन प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज है, मतलब कि ये पे करना ही होता है। इट्स मीनिंग इट मस्ट बी पेड इफ देयर आर नो प्रॉफिट नहीं है तो भी देने पड़ेंगे। इट इज़ गवर्न बाय टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट। द इंटरेस्ट पेमेंट इज टैक्स डिडक्टेबल फॉर द कंपनी एज एन एक्सपेंस। तो जो इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं ये क्या होती है, टैक्स डिडक्टेबल होती है कंपनी के लिए, क्योंकि ये क्या होता है कि एक्सपेंस होता है कंपनी का। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू टेबल एफ ऑफ कंपनी एक्ट व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट। कंपनी मैंने पहले ही बता दिया तो 10% है। टेबल एफ प्रोवाइड यहाँ पे 10% होगा। द डायरेक्टर हैव द पावर टू वेव द इंटरेस्ट कम्प्लीटली और पार्शली। डायरेक्टर के पास पावर है कि वो कॉल एंड एरियर पे जो इंटरेस्ट है उसको कम्प्लीटली वेव कर सकता है। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर इज इनकम और गेन फॉर द कंपनी। ये इनकम होती है या फिर गेन होता है कंपनी के लिए, इसलिए ही डायरेक्टर के हाथ में पावर है कि उसको वो ख़त्म भी कर सकता है। कॉल इन एरियर रिप्रेजेंट अ डेप्ट ओन बाय शेयर होल्डर टू द कंपनी,
कि ये कोलिनेरियर क्या दिखाता है कि शेयर होल्डर के ऊपर क्या है, कंपनी का डेप्ट है, एक तरह से लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 a company is completely prohibited from issue share at डिस्काउंट। पहले हम शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करते थे, लेकिन अब नहीं करते हैं। हमारे जैसे कि सेक्शन 53 है वो किससे रिलेटेड है, डिस्काउंट से रिलेटेड है। सेक्शन 54 है वो हमारा स्वेट इक्विटी शेयर से रिलेटेड है, ठीक है। सेक्शन 52 है वो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखना। सेक्शन 53 एक्सप्लिसिटली बैन द इशुएंस ऑफ शेयर एट अ डिस्काउंट, एनी सच इशू इज वॉइड एंड द कंपनी लाइबल फॉर अ पेनल्टी। Section 53 contains the strict prohibition on the issue of share at a discount. The only major exception is the issue of sweat equity share. सिर्फ हम स्वेट इक्विटी शेयर्स को और जो फोरफिटेड शेयर्स हैं उनको दोबारा से रीइश्यू करने के लिए उनको डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। ये होता है कि स्वेट इक्विटी शेयर से रिलेटेड सेक्शन 54 है। फोरफिटेड शेयर आर रीइश्यू एट अ डिस्काउंट डू नॉट वायलेट दिस सेक्शन बिकॉज दे आर नॉट अ फ्रेश इशू। तो वो फ्रेश इशू नहीं है और उनको हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। और एक और चीज़ बता देती हूँ कि जो हम फोरफिटेड शेयर को रीइश्यू करते हैं और डिस्काउंट पे, तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होगा, मैक्सिमम डिस्काउंट उतना ही होगा जितना कि हमने फोरफिटेड अमाउंट है, उस फोरफिटेड अमाउंट जितना ही हमारा सिर्फ डिस्काउंट पे कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बैलेंस कैन बी लीगली यूटिलाइज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज। किस पर्पज़ के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ रूटीन ट्रेड डिविडेंड नहीं, राइटिंग ऑफ ऑपरेशनल इश्यूज, इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। फुल्ली पेड अप बोनस शेयर को इशू करने के लिए हम कर सकते हैं, फिक्स्ड एसेट के लिए भी नहीं कर सकते। तो इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का जो बैलेंस है उसको यूज़ कर सकते हैं। सेक्शन 52(2) स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्ट द यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू स्पेसिफिक कैपिटल पर्पज इंक्लूडिंग इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर, राइटिंग ऑफ प्रीमियरी एक्सपेंसेस और प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन। इन चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, राइट ऑफ करने के लिए प्रीमियरी एक्सपेंसेस को, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को, इन चीज़ों के लिए। गवर्न स्ट्रिक्टली, मैंने पहले ही बताया था, सिक्योरिटी प्रीमियम से रिलेटेड जो हमारा सेक्शन है वो 52 है। इट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड में हम इसको पे नहीं कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का जो बैलेंस है, सिर्फ मैंने बता दिया, बोनस शेयर इशू करने के लिए, प्रीमियरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, रिडम्पशन, प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। कैन बी यूज टू बाय बैक इट्स ओन शेयर अंडर सेक्शन 68। अपने खुद के शेयर को बाय बैक करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। और कौन से सेक्शन के अंदर, सेक्शन 68 के अंदर। नेक्स्ट इज व्हेन शेयर आर इशूड टू प्रमोटर फॉर द प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर्ड विच अकाउंट इज डेबिटेड। तो कौन से अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या गुडविल अकाउंट को हम करते हैं, ठीक है। पहले हम प्रमोटर्स अकाउंट को करते थे, अब नहीं करते, अब इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या गुडविल अकाउंट को करते हैं। Where the share are issued to promoter for their services in a forming company, the value is treated as setup expenses or intangible, debiting incorporation cost or goodwill. The journal entry is debited incorporation cost or goodwill account और credit करते हैं share capital को. This represent the consideration other than cash. These share are often subject to lock-in period mandated by regulator like SEBI. तो इनका lock-in period होता है इन शेयर्स का जो हम प्रमोटर को इशू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द एग्जैक्ट टाइम ऑफ फॉरफिटिंग इक्विटी शेयर द शेयर कैपिटल अकाउंट मस्ट बी डेबिटेड विद। जब हम शेयर कैपिटल को फॉरफिट करते हैं तो उस टाइम पे हम किस अमाउंट से डेबिट करते हैं। तो जितना कंपनी ने होल्ड अप किया था, मान लो हमें 10 रुपये का शेयर था, 10 रुपये का शेयर था, उसमें से 8 रुपये कोल्ड अप थे, 2 रुपये अनकोल्ड थे और उसमें से उन्होंने 5 पे कर दिए थे, 3 रुपये कॉइन इन एरियर था। तो हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे कोल्ड अप अमाउंट से, 8 रुपये से, ठीक है। तो टोटल कोल्ड अप अमाउंट ऑन द शेयर ड्यूरिंग फॉरफिटर द एंट्री रिजर्व्स द अमाउंट दैट हैव बीन क्रेडिट टू शेयर कैपिटल टू दैट पॉइंट व्हाट इज एग्जैक्टली कोल्ड अप अमाउंट। Debiting called up amount value effectively cancel the proportion of capital that was recognized in the book. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर कितने और कोल्ड अप वैल्यू के साथ, अनकोल्ड कैपिटल इज लेफ्ट कम्प्लीटली अनटच्ड बाय दिस एंट्री।
इसमें अनकॉल्ड अप अमाउंट को हम टच ही नहीं करते हैं। कॉल्ड अप अमाउंट से हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरफीचर ऑफ शेयर डायरेक्टली रिजल्ट इन द डायनेमिक रिडक्शन ऑफ। जब हम फॉरफिट करते हैं शेयर का तो ऑथोराइज्ड कैपिटल कम होती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, फिक्स्ड एसेट कैपिटल। तो हमारी सब्सक्राइब कैपिटल, जो हमारे शेयर होल्डर्स ने सब्सक्राइब की थी कैपिटल, वो हमारी कम हो जाती है, क्योंकि हम शेयर, क्योंकि ऑथोराइज्ड कैपिटल तो उतनी ही रहेगी, उनको हम दोबारा भी तो री इशू करेंगे। तो फॉरफीचर कैंसल द अलॉटमेंट एंड मेंबरशिप फॉर द डिफॉल्टिंग इंडिविजुअल। जिन्होंने पेमेंट नहीं करी है, डिफॉल्टिंग इंडिविजुअल हैं, उन मेंबर को अलॉटमेंट नहीं होती है। देयर बाय रिड्यूसिंग द कंपनी एक्टिव सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। हाई एल्ड कम्पिटिटिव एग्जाम नोट्स में हम क्या देखते हैं कि ऑथोराइज्ड कैपिटल इज़ अ लीगल मैक्सिमम नेवर चेंजेस ड्यू टू फॉरफीचर। ये चेंज नहीं होती है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल रिमेन रिड्यूस्ड अनटिल दिस फॉरफिटेड शेयर आर री इशू टू अनदर पर्सन। सब्सक्राइब कैपिटल कम हो जाती है जब तक ये दोबारा री इशू नहीं होते। फॉरफिटेड शेयर आर लीगली एट द फ्री डिस्पोजेबल ऑफ द कॉर्पोरेट बोर्ड। ठीक है, तो इनको हम डिस्काउंट वगैरह पे भी इशू कर सकते हैं। और फॉरफिटेड शेयर्स हैं वो लीगली फ्री होते हैं डिस्पोजेबल पर्पज़ के लिए, कॉर्पोरेट बोर्ड के लिए। नेक्स्ट इज, if the share issued at a premium are forfeited and the premium has not been received, the security premium account is। देखो, दो केस होते हैं कि हमने शेयर फॉरफिट किए। एक था कि प्रीमियम पे इशू कर रखे हैं और हमें प्रीमियम मिल भी गया। दूसरा है प्रीमियम पे इशू किए लेकिन हमें प्रीमियम नहीं मिला। तो प्रीमियम मिल गया तो कंपनी कुछ नहीं करती, उसको ना दिखाती है, उसको हजम कर जाती है एक तरह से, ये मान लो। लेकिन अगर प्रीमियम नहीं मिला है ना तो रोएगी कंपनी और उसको दिखाएगी कि हाँ हमें प्रीमियम नहीं मिला है। आप इस तरीके से याद कर सकते हो। तो उसको डेबिट करती है कंपनी उस टाइम पे जब नहीं मिला है, तो उसको डेबिट करेंगे। इफ़ द प्रीमियम वॉज कॉल्ड बट नॉट पेड बाय द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर, इट वॉज प्रीवियसली क्रेडिटेड व्हेन ड्यू टू कैंसल इट आउट अपॉन फॉरफीचर इट इज़ डेबिटेड। जब हम क्रेडिट करते हैं ना, जब ड्यू होता है तो उसको डेबिट कर देंगे। If premium is unpaid, security premium account must be debited to nullify the previous actual entry. This ensures the company does not show unrealized capital premium in the balance. The unpaid premium amount is omitted from the share forfeiture account calculation. और जो अनपेड प्रीमियम अकाउंट है उसको ओमिट कर दिया जाता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। ठीक है, तो उसको दिखाते हैं डेबिट साइड से, उसको कैंसिल आउट करने के लिए। If the share issued at a premium are forfeited and the premium has already been fully paid, the security premium account is, तो अनअफेक्टेड होगा, उसको इग्नोर कर देंगे। मैंने पहले ही बता दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए हमारा सेक्शन 52 होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में हमारा प्रीमियम लॉक हो जाता है। इट कैन नॉट बी यूज फॉर फंड डिस्काउंट गिविंग ड्यूरिंग द रीइश्यू ऑफ दिस शेयर। डिस्काउंट देने के लिए हम सिक्योरिटी मैंने बताया था ना कि रीइश्यू करते हैं तो सिक्योरिटी मतलब कि डिस्काउंट दे सकते हैं मैक्सिमम फॉरफीचर अमाउंट से। तो उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम जो रिसीव्ड हुआ है उस अमाउंट को इंक्लूड नहीं करते हैं, सिर्फ फॉरफीचर अमाउंट से ही हम डिस्काउंट देते हैं। नेक्स्ट इज, where is the remaining balance of the share forfeiture account present in the balance sheet? Where is the remaining balance of share forfeiture account present in the balance sheet? Balance sheet में हम कहाँ दिखाते हैं? As a addition to the paid up capital under share capital। तो under share capital दिखाते हैं paid up capital के अंदर। The balance of the share forfeiture account represent the fund already collected from previous holder on share not yet reissued, disclose under the share capital के अंदर दिखाया जाता है क्योंकि वो हमें मिल चुका होता है। It is added to the paid up capital total on the face value of schedule balance 3 amongst the underlying share are reissued। अगर वो रीइशू हो गए, द स्पेसिफिक बैलेंस मूव आउट टू द कैपिटल रिजर्व। जैसे हम करते नहीं है कि दोबारा से फॉरफिटेड शेयर को रीइशू कर देते हैं तो बैलेंस अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो वो जब तक पेड अप कैपिटल के साथ दिखाया जाता है, जब तक फॉरफिटेड शेयर को रीइशू नहीं करते। रीइशू करने के बाद वो अमाउंट कैपिटल रिजर्व में चला जाता है और उस कैपिटल अकाउंट में वो सारी पेड अप कैपिटल अकाउंट में उसको ऐड कर देते हैं जो हमने दोबारा रीइशू किया उस अमाउंट को। इट रिप्रेजेंट ए टेम्परेरी इक्विटी क्यूजिंग बिलोंगिंग टू अनरीइशूड यूनिटी। टेम्परेरी होता है, मैंने बता ही दिया आपको पहले। What is the maximum permissible discount a company can offer when reissuing forfeited share? तो ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जितना स्पेसिफिक शेयर पे हमें रिसीव हुआ है फॉरफिट किया अमाउंट, उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं। The discount allowed on reissue of forfeited share cannot exceed the amount that was previously forfeited and kept in share forfeiture account for that share।
द टोटल अमाउंट रिसीव्ड, ओरिजिनल पेड अमाउंट और issue price cannot fall below the share face value. if share at a 4 paid up amount है तो मैक्सिमम डिस्काउंट 4 रुपये तक ही दे सकते हैं. एनी issue exceeding this discount limit violate the general ban on issue share discount. ठीक है, तो कितना डिस्काउंट दे सकते हैं? जितना कि फॉरफिट अकाउंट में है. द नेट कैपिटल प्रॉफिट जनरेटेड आफ्टर सक्सेसफुली रीइश्यूइंग फॉरफिटेड शेयर मस्ट बी ट्रांसफर टू, तो ये भी बता चुकी हूँ मैं पहले, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाता है. आप ये रीड कर लेना, सेम ही चीज़ें बता रखी हैं. नेक्स्ट इज अ कंपनी फॉरफिटेड 200 शेयर ऑफ 10 रुपये ईच, कॉल्ड अप थे 8 रुपये फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट कॉल ऑफ 3. वट इज़ क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट. देखो, एक कंपनी ने 200 शेयर किए, 10 रुपये का एक शेयर था, लेकिन कोल्ड अप कितने थे? 8 रुपीज़. फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 8 रुपये कोल्ड अप थे, उसमें से पेमेंट कितने की नहीं करी? 3 रुपये की पेमेंट नहीं करी. कितने की करी है फिर? 5 रुपये की करी है. व्हाट इज़ अमाउंट क्रेडिट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट. शेयर फॉरफिचर अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा? तो 5 रुपये. कितने पे? 200 शेयर पे. 5 से मल्टीप्लाई कितना करा हो जाएगा? 1000 अमाउंट. ठीक है, ₹500 शेयर थे, 10 रुपये का ईच, फुल्ली कोल्ड अप है. 10 रुपये का एक शेयर है. 7 वन पेड अप, शेयर वर फॉरफिटेड. 7 रुपये मिल चुके हैं, 3 रुपये नहीं मिले. ठीक है, ये मिल चुके हैं. ऑल 500 शेयर वर इशू एट 8 पर शेयर एज अ फुल्ली पेड अप. कैलकुलेट द बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? देखो, फॉरफिचर में कितना जाएगा? 7 रुपये मिल चुके हैं ना. कितने शेयर पे? 500 पे. ठीक है, तो कितना अमाउंट मिल चुका है? 3500 रुपये मिल चुका है अमाउंट. अब हमने दोबारा से री इशू किए हैं शेयर. कितने रुपए पे? 8 रुपये पे. पहले कितने पे किए थे? 10 रुपये पे किए थे. ठीक है, तो 8 रुपये पे किए हैं, तो कितना डिस्काउंट दिया? 2 रुपये का ना. तो 500 रुपये पे, 500 शेयर पे 2 रुपये का दिया, तो कितने? 1000 रुपये यूज़ हो गए ना हमारे. तो वो इस शेयर फॉर फीचर वाले अमाउंट में से यूज़ होंगे, तो 1000 रुपये माइनस कर देंगे. कितना बचा? 2500. ये हमारा कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व में. तो आंसर इज सी. समझ आ गया होगा. अगर नहीं आया तो आप रिवाइंड करके देखना, आपको ज़रूर समझ आएगा. बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बताया है. वैसे आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि कैसे कर रखा है. लास्ट क्वेश्चन इज अ कंपनी फॉरफिटेड 1000 शेयर ऑफ 10 ईच ऑन विच 10 रुपये का एक शेयर था, ऑन विच 4 पर शेयर वर पेड. 4 रुपये हमें मिल चुके हैं. आउट ऑफ दिस ओनली 600 शेयर वर इश्यूड एज अ फुल्ली पेड अप. 6 रुपये हमें नहीं मिले थे और इनमें से आधे शेयर री इशू किए हैं. द अमाउंट ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व. तो कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा? अब देखो, हमें 4 रुपये मिले हैं 1000 शेयर पे, तो 4000 रुपये मिल चुके हैं ना हमें एक्स्ट्रा. अब वो 1000 पे मिले थे 4000, 600 शेयर इशू किए हैं, तो कैपिटल रिजर्व में तो वही अमाउंट जाता है ना जितने शेयर इशू किए हैं. तो 600 पे हमें 4 रुपये मिल चुके हैं, तो कितने मिले थे? 2400. 600 शेयर के लिए हमें 2400 मिले ना. देखो, एक बार दोबारा से लिखती हूँ मैं. 2400 मिले 600 शेयर के लिए हमें, जो हमें फॉरफिट किए हैं 600 शेयर्स के लिए. अब वो 600 हमने दोबारा रीइशू किए 9 पे. पहले कितने पे थे? 10 पे. मतलब एक का लॉस हुआ ना, एक का डिस्काउंट दिया, तो कितने पैसे यूज़ हो गए? एक रुपया यूज़ हुआ है. कितने शेयर पे? 600 पे. तो 600 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे. कितने बच जाएंगे? 1800. तो 1800 कहाँ जाएंगे? कैपिटल रिजर्व में. आंसर इज बी. होप आपको समझ आ गए होंगे. इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड. आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं. अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें. ये आपके पीजीटी कॉमर्स जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जो हमारे अकाउंट या फिर कॉमर्स से रिलेटेड हैं, उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है. आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं. और HSSC ग्रुप 6 के लिए तो ये मस्ट है, रामबाण की तरह साबित होगी. तो आप इसको देख सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच.